मान लीजिए $9.5 बिलियन के नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। बिल्कुल, बहुत बड़ा नंबर है। सबसे बड़े क्लाइंट्स पहले से कहीं ज्यादा भरोसा जता रहे हैं, टॉप लाइन रेवेन्यू शानदार तरीके से बढ़ रही है। लेकिन जब हम प्रॉफिट मार्जिन पे नजर डालते हैं तो वो सिकुड़ रहा है। हाँ, पैसा आ तो रहा है, लेकिन कंपनी के अंदर ही कहीं बहुत तेजी से खर्च भी हो रहा है। एग्जैक्टली और आज के इस डीप डाइव में हम इसी विरोधाभास को सुलझाने वाले हैं। टीसीएस के Q1 FY 2026-27 यानी जून 2026 को समाप्त हुई तिमाही के वित्तीय नतीजों में बिल्कुल यही तस्वीर उभर कर आ रही है। और ये तस्वीर काफी जटिल भी है। हाँ, तो आज हमारे पास इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, अर्निंग कॉल ट्रांसक्रिप्ट और विस्तृत वित्तीय स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि रेवेन्यू ग्रोथ और ऑपरेटिंग मार्जिन के वर्तमान आंकड़े असल में क्या कहानी कह रहे हैं। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि एक लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टर के नजरिए से इन भारी भरकम आंकड़ों का वास्तविक अर्थ क्या है। सही कहा। तो चलिए इन आंकड़ों को अनपैक करते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। देखिए, इस पूरी वित्तीय तस्वीर को समझने के लिए हमें सिर्फ आज के मुनाफे को नहीं देखना होगा। मतलब हमें एक बड़ी पिक्चर देखनी होगी। बिल्कुल, ये ग्लोबल विस्तार, कैपिटल एलोकेशन और भविष्य की स्थिरता की कहानी है। अगर एक लॉन्ग टर्म निवेशक के नजरिए से देखें तो ये समझना जरूरी है कि वर्तमान तिमाहियों में जो मार्जिन पर दबाव दिख रहा है वो किसी कमजोरी का संकेत है या फिर अगले दशक के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने की कीमत है। राइट। तो चलिए कंपनी के रेवेन्यू इंजन से शुरुआत करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस तिमाही में कुल रेवेन्यू 7,22,750 मिलियन रुपए रहा, जो कि साल दर साल या YOY 13.9% की शानदार ग्रोथ है। हाँ, और डॉलर में देखें तो ये $7,624 मिलियन रहा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा कैच है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। एग्जैक्टली। कांस्टेंट करेंसी या CC ग्रोथ तिमाही दर तिमाही सिर्फ 0.4% और साल दर साल 3.2% ही रही है। रुपए में 13.9% की उछाल और कांस्टेंट करेंसी में सिर्फ 3.2% की ग्रोथ। तो क्या डॉलर रेवेन्यू और स्थिर मुद्रा के बीच का ये फासला, मतलब ये जो इतना बड़ा गैप है, क्या ये भविष्य की बाजार मांग के बारे में कोई चेतावनी दे रहा है? सच कहूं तो ये फासला मुख्य रूप से मुद्रा विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट्स में होने वाले उतार चढ़ाव का नतीजा है। 13.9% की ग्रोथ भले ही रुपए में आकर्षक लगे, लेकिन 3.2% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ ही वास्तविक व्यापारिक वॉल्यूम की असली तस्वीर पेश करती है। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। हाँ, ये आंकड़ा स्पष्ट करता है कि ग्लोबल मार्केट में मांग स्थिर जरूर है, लेकिन ये बहुत आक्रामक नहीं है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, अगर हम भविष्य की मांग का सही आकलन करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ मौजूदा रेवेन्यू नहीं देखना चाहिए। हमें टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यानी TCV पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, जो इस तिमाही में $9.5 बिलियन के शानदार स्तर पर है। $9.5 बिलियन की TCV वाकई इंप्रेसिव है। और स्रोतों से ये भी पता चलता है कि बड़े क्लाइंट्स की संख्या में लगातार तिमाही दर तिमाही वृद्धि हुई है। हाँ, वो सेगमेंट काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। जैसे $10 मिलियन से अधिक वाले 5 नए क्लाइंट्स जुड़े हैं, $5 मिलियन से अधिक वाले 8 और $1 मिलियन से अधिक वाले 4 नए क्लाइंट्स जुड़े हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है ना? लेकिन मैं एक चीज सोच रही थी, अगर ये रेवेन्यू इंजन इतनी तेजी से दौड़ रहा है तो क्षेत्रीय स्तर पर ये असमान क्यों है? आपका मतलब नॉर्थ अमेरिका के आंकड़ों से है? हाँ, नॉर्थ अमेरिका का प्रदर्शन अन्य सेक्टर्स के मुकाबले काफी सुस्त है। वहां कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ -0.4% रही। इसके विपरीत BFSI सेक्टर ने $2.5 बिलियन की TCV हासिल की और 14.1% साल दर साल रुपए में ग्रोथ दर्ज की। और भारतीय बाजार को भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, भारतीय बाजार ने तो 23.3% की ग्रोथ के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। कंज्यूमर बिजनेस में थोड़ी कमजोरी दिखी है, करीब -1.2% CAGR ग्रोथ। सही है। तो ये तो एक ऐसी बुलेट ट्रेन की तरह हो गया जिसका एक डिब्बा नॉर्थ अमेरिका पटरी पर थोड़ा घर्षण महसूस कर रहा है, धीमा चल रहा है। लेकिन TCV और बड़े क्लाइंट्स का इंजन इतना शक्तिशाली है कि वो पूरी ट्रेन को तेज गति से आगे खींच रहा है। ये बुलेट ट्रेन वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। देखिए, नॉर्थ अमेरिका हमेशा से ग्लोबल IT सेक्टर के लिए सबसे बड़ा और अहम बाजार रहा है। राइट। वहां की सुस्ती का असर पूरी कंपनी के आंकड़ों पर पड़ता ही है, लेकिन ये ग्लोबल सर्विस डिलीवरी मॉडल की असल ताकत को भी दर्शाता है। वो कैसे? जब नॉर्थ अमेरिका में मैक्रो इकोनॉमिक अनिश्चितता के कारण क्लाइंट्स अपने IT बजट को लेकर सतर्क हो जाते हैं, तो भारत में 23.3% की वृद्धि और BFSI सेक्टर की वापसी
उस जोखिम को पूरी तरह से संतुलित कर देती है। ओहो, मतलब एक बाजार की कमजोरी को दूसरा बाजार कवर कर रहा है। एग्जैक्टली 9.5 बिलियन डॉलर की टीसीवी और नए बड़े क्लाइंट्स का जुड़ना सीधे तौर पर आगामी रेवेन्यू विस्तार के लक्ष्यों को सुरक्षित करता है। लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए ये डाइवर्सिफिकेशन एक स्थायी और टिकाऊ स्थिरता का स्पष्ट संकेत है। समझ गए। तो मान लेते हैं कि टॉप लाइन और रेवेन्यू पाइपलाइन सुरक्षित है, लेकिन अगर इंजन इतनी अच्छी तरह काम कर रहा है तो पैसा लीक कहाँ हो रहा है? मार्जिन्स पर आते हैं। हाँ, ऑपरेटिंग मार्जिन गिरकर 24.0% पर आ गया है और नेट मार्जिन 19.2% या आईएफआरएस के अनुसार 19.3% इम्पैक्ट पर आ गया है, जो कि थोड़ा चिंताजनक लग सकता है। बिल्कुल, मार्जिन का 24% पर आना किसी भी निवेशक को डरा सकता है और इसका सबसे बड़ा कारण जो स्टेटमेंट्स में सामने आ रहा है वो है एम्प्लॉय कॉस्ट यानी कर्मचारी लागत। हाँ, एम्प्लॉय कॉस्ट में काफी उछाल आया है। ये कुल खर्चे का 56.8% से बढ़कर 58.3% हो गई है। अब जब भी कंपनियों के मार्जिन गिरते हैं तो वे अक्सर इसे रणनीतिक निवेश का नाम दे देती हैं, जो कि एक बहुत ही आम कॉर्पोरेट बयान है। राइट। तो क्या शॉर्ट टर्म में बढ़ती कर्मचारी लागत कंपनी की कोई रणनीतिक गलती है या ये सिर्फ अत्यधिक हायरिंग और बढ़ती वेतन लागत का अनियंत्रित बोझ है? देखिए, इसके लिए हमें अर्निंग कॉल के उस हिस्से को देखना होगा जहां मैनेजमेंट ने Q1 में अपफ्रंट हेडविंड लेने की बात कही है। अपफ्रंट हेडविंड, इसका क्या मतलब है यहाँ? आईटी सर्विस मॉडल में वेतन वृद्धि और प्रमोशन का खर्च अक्सर वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। अच्छा, तो ये एक मौसमी प्रभाव है। हाँ, इसलिए 24% का ऑपरेटिंग मार्जिन उस तत्काल प्रभाव को दर्शा रहा है, लेकिन जो 58.3% का खर्च है वो सिर्फ नियमित वेतन वृद्धि नहीं है। तो फिर और क्या है? कंपनी ने अपने टैलेंट बेस पर भारी निवेश किया है। 14.6 मिलियन लर्निंग आवर्स दर्ज किए गए हैं और 312,000 से अधिक कर्मचारियों को एआई और मशीन लर्निंग में कुशल बनाया गया है। 312,000 कर्मचारियों को? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल, ये पूरी वर्कफोर्स को फिर से तैयार करने की कवायद है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर अपस्किल करने का मतलब है कि वे लोग उस दौरान बिलिंग प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं कर रहे होंगे और रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग कॉस्ट भी कुल खर्चे का 0.3% हो गई है, जो कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को सीधे हिट करता है। तो क्या ये आज के मुनाफे की कीमत पर एक बहुत बड़ा जुआ नहीं है? मैं इसे जुआ नहीं कहूंगा, इसे भविष्य के व्यावसायिक मॉडल का सर्वाइवल कहा जा सकता है। सर्वाइवल? कैसे? देखिए, क्लाइंट सब पुरानी लेगेसी कोडिंग के लिए प्रीमियम नहीं दे रहे हैं। उन्हें जेनेटिव एआई और जटिल डोमेन विशिष्ट समाधान चाहिए। राइट, मार्केट की डिमांड बदल रही है। एग्जैक्टली। अगर कंपनी आज अपनी वर्कफोर्स को एआई नेटिव बनाने के लिए ये रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं उठाती है, तो वे उन $9.5 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स को उच्च मार्जिन वाले प्रोजेक्ट्स में बदल ही नहीं पाएंगे। मतलब ये खर्च भविष्य के रेवेन्यू विस्तार लक्ष्यों के साथ पूरी तरह मेल खाता है। बिल्कुल। कंजर्वेटिव लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टर्स को इस 19.3% नेट मार्जिन इम्पैक्ट को एक संक्रमण काल के रूप में देखना चाहिए। कर्मचारी लागत का ये प्रबंधन सीधे तौर पर यह तय कर रहा है कि भविष्य में जब एआई संचालित प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी होगी तो मार्जिन वापस कैसे बाउंस बैक करेगा। ये एक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव है। लेकिन चलिए, सिर्फ वेतन की बात क्यों करें? कंपनी को चलाने के अन्य खर्चे भी तो आसमान छू रहे हैं। हाँ, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ये अन्य परिचालन व्यय बढ़कर रेवेन्यू के लगभग 14.1% तक पहुंच गए हैं, जो कि कुल खर्च में लगभग 10,228 करोड़ रुपए हैं। ये एक बड़ा हिस्सा है। अगर हम इसका ब्रेकडाउन देखें तो प्रोजेक्ट व्यय 3.3% है, इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर लाइसेंस लागत 1.9%, फैसिलिटी 1.3% और कम्युनिकेशन खर्चे 0.4% है। और इसमें ब्रांडिंग और मार्केटिंग का खर्च भी शामिल है। हाँ, जो कि 0.5% है। ये 14.1% का आंकड़ा साफ बता रहा है कि कंपनी को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। क्या ये प्रोजेक्ट डिलीवरी कॉस्ट सीधे तौर पर हमारे 24% ऑपरेशनल एफिशिएंसी लेवल को तय कर रही है? बिल्कुल तय कर रही हैं। देखिए, जब कोई कंपनी नए बड़े सौदे जीतती है तो शुरुआती डिलीवरी सेटअप करने के लिए तुरंत इक्विपमेंट, नए सॉफ्टवेयर लाइसेंस और फैसिलिटीज पर खर्च करना पड़ता है। मतलब काम शुरू करने से पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। हाँ, सॉफ्टवेयर लाइसेंस लागत में ये उतार चढ़ाव आना और प्रोजेक्ट व्यय का 3.3% होना ये बताता है कि कंपनी ऑन प्रेमाइसिस से क्लाउड और नए तकनीकी प्लेटफॉर्म्स पर अपने क्लाइंट्स को माइग्रेट कर रही है। और ये मार्केटिंग व्यय, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर 0.5% का खर्च नए बाजारों में विस्तार करने की आक्रामक रणनीति का हिस्सा है।
रिसोर्स एलोकेशन और प्रोजेक्ट डिलीवरी मैनेजमेंट से ही सर्विस डिलीवरी में दक्षता लाई जा सकती है। समझ गई। ये सारे ऑपरेशनल खर्च सीधे तौर पर क्वार्टरली सर्विस डिलीवरी की दक्षता को प्रभावित करते हैं और यही वजह है कि अन्य परिचालन व्यय 14.1% पर पहुंच गए हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प पेज सामने आता है। अनबिल्ड रेवेन्यू 1,81,440 मिलियन रुपए से बढ़कर 1,90,720 मिलियन रुपए हो गए हैं। ये क्रिटिकल मैट्रिक है। और साथ ही अकाउंट्स रिसीवेबल या AR 5,77,290 मिलियन से बढ़कर 5,83,520 मिलियन हो गए हैं। अब यहाँ यह समझना बहुत दिलचस्प है कि अनबिल्ड रेवेन्यू और अकाउंट्स रिसीवेबल में ये बदलाव कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को कैसे जकड़ रहा है। ये लिक्विडिटी पर सीधा दबाव डालता है, क्योंकि नकदी कंपनी के डिलीवरी साइकिल में फंस रही है। क्या यही कारण है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो पिछले क्वार्टर के 106.7% से घटकर नेट प्रॉफिट का 93.0% रह गया है? एग्जैक्टली। जब 190 बिलियन रुपए से ज्यादा अनबिल्ड रेवेन्यू में फंसे हों तो इसका सीधा मतलब है कि काम तो पूरा हो रहा है, लेकिन बिलिंग माइलस्टोन्स अभी अचीव नहीं हुए हैं। मतलब आपने काम कर दिया है लेकिन अभी तक इनवॉइस नहीं भेजा है या पेमेंट नहीं आई है। हाँ, बड़े टर्न की प्रोजेक्ट्स में अक्सर यही होता है कि आपको शुरुआत में संसाधन, सॉफ्टवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च करना पड़ता है, जो आपके 24% ऑपरेशनल मार्जिन और 14.1% अन्य खर्चों में दिख रहा है। राइट, पैसा पहले खर्च हो रहा है, लेकिन नकद प्रवाह या कैश फ्लो बाद के चरणों में आता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो एफिशिएंसी का 106.7% से 93.0% पर आना उसी वर्किंग कैपिटल के खिंचाव को दिखाता है। तो क्या ये एक खतरे की घंटी है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। एक लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए 93% का ऑपरेटिंग कैश फ्लो कन्वर्जन अभी भी एक बहुत मजबूत लिक्विडिटी पोजीशन है। कैश फ्लो एफिशिएंसी बनाम करंट नेट प्रॉफिट मार्जिन के बीच का ये विरोधाभास एक महत्वपूर्ण सबक है कि बिजनेस साइकिल में लिक्विडिटी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन फंडामेंटल्स मजबूत हैं। ओके, तो खर्चों और मार्जिन की चुनौतियों के बावजूद अगर हम बैलेंस शीट की तरफ देखें तो कंपनी का आधार लगातार बड़ा हो रहा है। हाँ, बैलेंस शीट काफी मजबूत दिख रही है। मार्च 2026 और जून 2026 के बीच कंपनी के कुल एसेट्स में लगभग 18 बिलियन रुपए की शानदार वृद्धि हुई है। ये 1844.87 बिलियन से बढ़ के 1862.86 बिलियन रुपए हो गए हैं। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे आप अपने घर की नींव को लगातार चौड़ा कर रहे हो ताकि कल उस पर एक गगनचुंबी इमारत खड़ी की जा सके। ये एसेट ग्रोथ निवेशकों के लिए भविष्य की स्थिरता का बीमा है ना? एकदम सही। ये 18 बिलियन रुपए की एसेट वृद्धि लॉन्ग टर्म इक्विटी धारकों को सीधा लाभ पहुंचाती है। वो कैसे? ये साबित करता है कि मैनेजमेंट अपनी पूंजी का उपयोग सिर्फ आज के मार्जिन को बचाने के लिए नहीं कर रहा है। वे सफल कैपिटल एलोकेशन के जरिए मार्केट शेयर बढ़ाने और भविष्य के लिए क्षमता निर्माण में पैसा लगा रहे हैं। जैसे कि SKF के साथ $800 मिलियन की मेगा डील जैसे हालिया रणनीतिक निवेश। हाँ, और उससे भी बड़ा उदाहरण इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में निवेश है। AI की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। AI सेवाओं से अब $2.6 बिलियन का एनुअलाइज रेवेन्यू आ रहा है। ये कोई छोटा प्रयोग नहीं है। रणनीतिक निवेश और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धी स्थिति और सस्टेनेबल मार्केट एक्सपेंशन को गति देते हैं। मतलब जो आज एसेट्स बन रहे हैं वो कल का रेवेन्यू है। हाँ, अगर कंपनी इस समय 24% मार्जिन का शॉर्ट टर्म दर्द नहीं सहती तो वो भविष्य के AI बाजार में अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर पाती। ये तो हुई ग्रोथ और एसेट्स की बात। कहानी अब तक बहुत तार्किक और मजबूत लग रही है, लेकिन हर शानदार ग्रोथ स्टोरी में कुछ अनदेखे जोखिम होते हैं। बिल्कुल, जोखिमों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। कंपनी के डिस्क्लेमर में छिपे प्राथमिक बाजार जोखिमों को देखें तो साइबर हमला, सुरक्षा या डेटा ब्रीच का जिक्र है, जो कि आज के डिजिटल युग में सबसे बड़ा खतरा है। इसके अलावा भू राजनीतिक अस्थिरता, बिजनेस मॉडल को प्रभावित करने वाले विनियामक बदलाव और वैश्विक सप्लाई चेन रेजिलियंस और कनेक्टिविटी के मुद्दे भी शामिल हैं। इन सभी का भविष्य की लाभप्रदता पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि हम इन भू राजनीतिक या विनियामक मुद्दों पर किसी भी राजनीतिक पक्ष, वामपंथी या दक्षिणपंथी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से तटस्थ रहकर सिर्फ स्रोत सामग्री में मौजूद व्यावसायिक जोखिमों की रिपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ एक वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है, मान लीजिए कल कोई बड़ा डेटा ब्रीच हो जाता है,
तो क्या ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी होगी या ये सीधे तौर पर हमारे भविष्य के ऑपरेशनल कॉस्ट्स और प्रॉफिट मार्जिन के लक्ष्यों को तहस-नहस कर देगा? सीवी ला रहा है, वे अपना सबसे संवेदनशील डेटा आपको सौंप रहे हैं। राइट, फाइनेंस का डेटा सबसे क्रिटिकल होता है। अगर सुरक्षा में चूक होती है तो इसके सीधे वित्तीय परिणाम होते हैं। भारी विनियामक जुर्माना लग सकता है, मुकदमों की लागत बढ़ सकती है और सबसे खतरनाक, क्लाइंट का भरोसा टूट सकता है, जिससे भविष्य की रेवेन्यू पाइपलाइन ही सूख जाएगी। एग्जैक्टली। इसलिए साइबर सुरक्षा में निवेश केवल बचाव नहीं है, बल्कि बाहरी खतरों के खिलाफ लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी की एक मजबूत ढाल है। और विनियामक बदलाव और भू राजनैतिक संकट किस तरह भविष्य की लाभप्रदता और व्यवसाय के लॉन्ग टर्म मॉडल को खतरे में डाल सकते हैं? विनियामक बदलाव जैसे कि डेटा प्राइवेसी के नए कानून या इमिग्रेशन नीतियां सीधे तौर पर ऑपरेशनल कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर नियम बदलें तो खर्च बढ़ेगा। हाँ, और भू राजनीतिक अस्थिरता ग्लोबल सप्लाई चेन रेजिलियंस को प्रभावित करती है। इससे सर्विस डिलीवरी में बाधा आ सकती है, जो भविष्य की प्रॉफिट प्रेडिक्टेबिलिटी को खतरे में डालता है। एक लॉन्ग टर्म निवेशक को इन जोखिमों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर हम इन सभी वित्तीय मील के पत्थरों को एक कालानुक्रमिक विकास की कहानी में पिरोएं, तो $9.5 बिलियन की टीसीवी और क्लाइंट अधिग्रहण ये सुनिश्चित करता है कि रेवेन्यू आ रहा है। बिल्कुल। एसेट्स में 18 बिलियन रुपए की वृद्धि और एआई जैसी रणनीतिक पहल शॉर्ट टर्म मार्जिन दबाव, जो कि 24% ऑपरेटिंग मार्जिन है, उससे पार पाकर लॉन्ग टर्म स्टेक होल्डर्स के लिए स्थायी वैश्विक विस्तार की कहानी रच रहे हैं। एकदम सही। ये शॉर्ट टर्म कॉस्ट और लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के बीच का एक बेहतरीन बैलेंस है। आज की चर्चा बहुत ही इंसाइटफुल रही, लेकिन जाते जाते एक विचार दिमाग में आ रहा है, जो स्रोत सामग्री में तो नहीं है, लेकिन आज की चर्चा से स्वाभाविक रूप से उपजता है। क्या है वो विचार? देखिए, एआई सेवाओं से $2.6 बिलियन का रेवेन्यू आ रहा है और कंपनी एआई स्किलिंग पर भारी खर्च कर रही है। सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आईटी सेक्टर को ग्रोथ के लिए कर्मचारियों की फौज यानी हेड काउंट बढ़ाने की पुरानी परंपरा से हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाएगी? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? और अगर ऐसा हुआ तो क्या लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए प्रॉफिट मार्जिन का पूरा गणित ही नहीं बदल जाएगा? इस पर विचार जरूर करें। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।